विराट ने कियारा और उसके बच्चों को बचाया, यही खबर इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही थी। लोग बढ़ चढ़कर इस मैटर पर अपनी राय दे रहे थे। अनिका ये सारे कमेंट्स देखकर बहुत परेशान थी। विराट ने कियारा और बच्चों को बचाया और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। इसी बीच विराट की दादी उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर विराट पर बहुत ज्यादा नाराज हुई। उन्होंने कियारा के बारे में भी अपनी चिंता दिखाई। विराट की दादी माँ ने एक गहरी सांस लेकर निराशा से कहा, इन सब का कारण केवल और केवल कियारा ही थी। अगर वो यहाँ नहीं होती तो चीजें बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। विराट की दादी माँ की नजर में कियारा की वैल्यू गिरती ही जा रही थी। दादी माँ पहले से ही कियारा को ज्यादा पसंद नहीं करती थी और अब तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद वो कियारा को और भी ज्यादा नापसंद करने लगी। गायत्री देवी ने राजेश को सख्त डायरेक्शन देते हुए कहा, जैसे ही कियारा ठीक हो जाए तो उसे जल्द से जल्द रिप्लेस करने की तैयारी कर लेना। इसकी जल्दी से जल्दी काम से छुट्टी कर देना ही अच्छा होगा ताकि फ्यूचर में वो फिर से कोई और मुसीबत खड़ी न कर पाए। राजेश ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मैडम, जैसा आप कहें। राजेश की बात सुनते ही दादी माँ ने आगे कहा, राहुल को कहना कि विराट के लिए एक नई सेक्रेटरी रिक्रूट करे। कुछ टाइम बाद कियारा को जब जॉब से निकाल दिया जाएगा तो विराट के लिए एक सेक्रेटरी की जरूरत होगी। अभी से ही प्लानिंग करनी होगी तो लास्ट मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दादी माँ ने सोचा कि इस समय यही सबसे अच्छा होगा क्योंकि कियारा इतनी भी कोई ज्यादा काम की नहीं थी। वो बस विराट के लिए चीजों को बहुत ही मुश्किल बना रही थी, जिसकी वजह से विराट का ध्यान काम के बजाय कियारा और उसके बच्चों पर ही लगा हुआ था। विराट की दादी माँ गायत्री देवी ने बहुत ही कड़ी मेहनत से रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज को उस जगह पहुंचाया था जहां पर आज वो थी। वो कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी देख सकती थी, बस विराट को किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अगर कोई चीज विराट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती तो विराट की दादी माँ उससे उस चीज का खास ख्याल रखती थी ताकि कोई भी प्रॉब्लम विराट तक न पहुंचे। विराट ने कियारा और बच्चों को बचा लिया था। कियारा इसी चमत्कार के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी और भगवान ने उसकी सुन भी ली। विराट ने उन्हें उन किडनैपर्स के हाथों से बचा लिया था जो शायद उन्हें मार सकते थे। विराट काफी देर से कियारा के रूम में बैठा हुआ कियारा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। अभी कुछ देर पहले ही विराट कियारा के कमरे से उठकर काव्य और काया के पास गया था। धीरे धीरे कियारा को होश आने लगा। वो उठ गई और उसने उत्सुकता से अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उसका गला बुरी तरह से बैठा हुआ था, जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपने आप को हॉस्पिटल में पाकर कियारा पहले से ही बहुत परेशान थी, लेकिन उसके मन में एक बात ये भी आ रही थी कि शायद कपिल ने ही बचाया होगा। कियारा बेचैनी और परेशानी से यहाँ वहाँ देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। कियारा के इस बिहेवियर से उसका ध्यान रखने वाली नर्स को पता चल गया कि वो क्या पूछना चाहती है। नर्स ने कियारा से पूछा, मैम, क्या आप अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हैं? ये सवाल सुनते ही कियारा ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी नर्स ने जवाब दिया, आप चिंता मत करिए मैडम, आपके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, उनका ट्रीटमेंट हो गया है और वो दोनों इस वक्त सो रहे हैं। ये सुनते ही कियारा के चेहरे पर राहत के भाव नजर आए। तभी नर्स ने आगे कहा, आप बस आराम कीजिए, आपको सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। आपको काफी चोटें आई थी, उन्हें रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विराट सर खुद से इस मैटर पर लगातार डॉक्टर से फॉलोअप ले रहे हैं। आपको पता है, आपकी किडनैपिंग के बारे में हर जगह बातें हो रही हैं। कियारा की देखभाल करने वाली नर्स ने कियारा को जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। नर्स थोड़ी बातूनी लग रही थी। वो जितनी भी देर कियारा के पास खड़ी थी वो लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो चाहती थी कि कियारा को सब कुछ पता चले और वो विराट का एहसान माने, क्योंकि विराट ने कियारा का इतने अच्छे ढंग से ध्यान रखा था। पहले तो नर्स ने सोचा था कि अनिका विराट की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब उसे इस बात का एहसास हो गया कि विराट अनिका को पसंद नहीं करता है। कियारा विराट को हमेशा परेशान करती रहती थी, लेकिन विराट ने उसकी बात का कभी बुरा नहीं माना और ना ही उसे इस बात के लिए ब्लेम किया। विराट ने कियारा के लिए इतना कुछ किया, बल्कि जब कियारा और बच्चे मुसीबत में थे तो वो खुद उन्हें बचाने के लिए गया था। ये चीज तो मुंबई की सबसे अच्छी सोशलाइट्स को भी नसीब नहीं होती थी। ये सब कुछ सच में नर्स को बहुत अच्छा लग रहा था। इस बात से ये बात तो साफ हो गई थी कि विराट को कियारा की बहुत ज्यादा चिंता थी। जैसे वो कियारा की चिंता कर रहा था, वैसे कियारा की कोई और चिंता नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कियारा का ध्यान रखने वाली नर्स भी कियारा का उतने अच्छे से ध्यान नहीं रख सकती थी। नर्स केवल सभी को ये बता सकती थी कि विराट कियारा का कितना ख्याल करता है, और ये सब सभी को पता चलने के बाद अब सभी लोग कियारा से भी जलने लगे थे। नर्स ने आगे कहा, आपको पता है मैम, अनिका सुपरस्टार आपसे और विराट सर से मिलने के लिए आई थी, लेकिन विराट सर यहाँ नहीं थे और आप भी बेहोश थी, इसलिए वो बस आपको देखकर वापस चली गई। कियारा ने जैसे इस बारे में सोचा उसका मन अजीब सा हो गया। कियारा ने हैरानी से मन ही मन सोचा, क्या सच में अनिका मुझसे मिलने के लिए आई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये देखने आई थी कि कहीं उन किडनैपर्स ने मेरा मर्डर तो नहीं कर दिया था, या फिर मेरा रेप करके कहीं फेंक तो नहीं दिया? कियारा यही सब सोच सोचकर बेचैन हो रही थी। कियारा को ऐसा लगने लगा था कि गौतम फैमिली के लोग ये जानकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे होंगे कि विराट ने कियारा और उसके बच्चों को बचा लिया था। कियारा को इस बात का अंदाजा हो गया था कि सारिका इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होगी कि सारी चीजें ऐसे कैसे चल रही थी। सारिका किसी भी कीमत पर अपनी बेटी अनिका और विराट के रिश्ते को खराब नहीं होने देना चाहती थी। वो कियारा और विराट के बीच के इस पूरे स्कैंडल को फिर से सबके बीच उछाल सकती थी। लेकिन इस मैटर को उछलने से कियारा की बदनामी तो कम होती, लेकिन सब लोग अनिका के बारे में ही बातें करने लगते। इस बात की सबसे ज्यादा सारिका को चिंता होने लगी थी। अगर यही सिलसिला आगे चलता रहता तो अनिका की गद्दी और उसकी रेपुटेशन दोनों ही खतरे में पड़ सकती थी। विराट ने तो काव्य और काया को कई बार मुसीबत से बचाया था। इस बार भी विराट उन शातिर किडनैपर्स के हाथों से कियारा और उसके दोनों बच्चों को सही सलामत निकालकर वापस ले आया। सारिका ने मनी मन बड़बड़ाते हुए सोचा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उन दोनों के बीच में नॉर्मल रिलेशन है। कियारा में जरूर तो कुछ खास बात है, इसीलिए तो विराट कियारा की इस तरह से मदद करता है। सारिका अपने हॉल में बैठी हुई अरविंद के साथ इस पूरे मामले को अच्छे से देखो समझ रही थी। कुछ देर बाद सारिका ने अपना फोन सोफे पर पटकते हुए अरविंद को देखकर कहा, कियारा एक निहायत ही बेवकूफ और बदतमीज किस्म की लड़की है। वो किसी भी आदमी के साथ जुड़ सकती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें विराट को उसका असली चेहरा दिखा देना चाहिए ताकि विराट उसके धोखे से बच सके? विराट हमारी बेटी का भविष्य है, ऐसे में हमें उसे कियारा के धोखे से बचाना ही होगा। सारिका अरविंद के सामने कियारा की बुराई करते हुए अपनी शेखी बखा रही थी, लेकिन अरविंद ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सारिका की बातें सुनता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सारिका जिस इंसान के बारे में बात कर रही थी उसका अरविंद से कोई लेना देना नहीं था। अनिका ने गुस्से और मायूसी से मन ही मन सोचा, मैं भी विराट पर अपना टाइम और एनर्जी खर्च करना चाहती थी ताकि विराट मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन विराट ने तो मुझे कभी अपने पास आने का मौका ही नहीं दिया। विराट कभी भी मेरे आसपास रहना ही नहीं चाहता है। इस बात से ऐसा एहसास होने लगा है जैसे विराट को मुझमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही नेहा को पता चला कि कियारा अभी भी जिंदा थी और सही सलामत थी, तो उसने कियारा को बदनाम करने की कोशिश में उसके बारे में ऑनलाइन अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। नेहा ने इस काम के लिए प्रोफेशनल्स हायर किए जो उसके कहने पर अफवाहें फैला सके। नेहा ने उन लोगों को कहकर कियारा के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया।
उन्होंने ऑनलाइन ये खबर पोस्ट कर दी कि किडनैपिंग के बाद किडनैपर्स ने कियारा का रेप किया था। ये खबर पोस्ट होते ही जल्दी से वायरल हो गई और लोगों ने उस बारे में बातें करना शुरू कर दिया। नेहा के इस तरह के कामों से सारिका को महसूस होने लगा कि नेहा सच में उसके विश्वास करने की काबिल थी और वो बहुत ही काम की लड़की थी। अब इन सब सिचुएशंस में अनिका बिल्कुल बेकार थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बस जो कुछ भी हो रहा था उसे शांति से देख सकती थी और अपना खून जला सकती थी। और दूसरी तरफ नेहा है जिसे मौका मिलते ही सामने वाले का नुकसान करने में महारत हासिल थी। नेहा ने वो किया भी। सब कुछ उन लोगों की प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा था। सारिका ने कुछ समय के लिए अनिका को अपनी फिल्म पर काम करने से रोक दिया था। अनिका वहीं अपनी मम्मा सारिका के सामने बैठी हुई थी। सारिका उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सारिका ने अनिका को प्यार से समझाते हुए कहा, एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम अपनी फिल्मों की शूटिंग रोक दो और जब तक मैं ना कहूं कोई नई फिल्म साइन मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि तुम विराट के आसपास रहो और उसका ध्यान रखो। सारिका सच में चाहती थी कि अनिका इस सिचुएशन में आगे बढ़े और इस बारे में कुछ करना शुरू कर दे, लेकिन अनिका की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी थी। सारिका को अनिका और विराट के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना ही अनिका ने अपने और विराट के बारे में सारिका को कुछ भी बताने की कोशिश की थी। उस बात से विराट को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विराट ने तो कभी भी अनिका को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं माना था। पूरी दुनिया में अनिका ही वो अकेली इकलौती ऐसी लड़की थी जिसकी विराट को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अनिका तो कई बार विराट से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ चुकी थी, लेकिन विराट एक बार भी उसे नहीं मिला था। अनिका बार बार हॉस्पिटल इसलिए आ रही थी ताकि विराट के साथ अपनी शादी के बारे में बात कर सके, लेकिन वो इस बीच कभी भी विराट से नहीं मिल पाई थी। वहां पर उन लोगों की देखभाल करने वाले लोगों ने भी अनिका की कोई खास मदद नहीं की थी। यहाँ तक कि उन सभी लोगों ने अनिका को कियारा को देखने तक नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर ही कर रहे थे और अनिका को इन सबसे दूर रखना चाहते थे। अनिका तो ये सब देखकर ही हैरान थी। वो सब लोग अनिका के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे अनिका ने कियारा और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ये सच में बहुत ही अजीब बात थी। हालांकि जैसा अनिका को डर था वैसा कुछ नहीं था। विराट कियारा के साथ नहीं रह रहा था। इस बात को जानकर अनिका को थोड़ी तसल्ली थी। कहीं अनिका का डर सच तो नहीं होने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि सारिका फिर से कुछ ऐसा कर दे जिससे कियारा विराट से दूर हो जाए। विराट ने कियारा और बच्चों को बचाया और उन्हें हॉस्पिटल ले आया। इसी बीच विराट की दादी उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर विराट पर बहुत ज्यादा नाराज हुई। उन्होंने कियारा के बारे में भी अपनी चिंता दिखाई और ये डिसीजन लिया कि वो लोग कियारा की जगह किसी और को विराट की सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट करेंगे ताकि ये सिचुएशन दोबारा ना आए। नेहा ने इंटरनेट पर कियारा के बारे में अफवाहें फैलाना भी शुरू कर दिया। अनिका ने मनी मन अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के रिश्ते अभी भी उस खास जगह पर नहीं पहुंचे हैं जिस जगह के बारे में सब लोग बोल रहे थे। विराट ने शायद कियारा पर तरस खाकर उसकी मदद की होगी। यही हुआ होगा, है ना? अनिका की कियारा से कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट गौतम फैमिली में वो अकेली थी जो कियारा को पसंद करती थी। इसी वजह से ये सब कुछ बोलते हुए वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी और जो भी मन में आ रहा था वही बहाने बनाकर अपने आप को समझा रही थी, लेकिन उसका एक भी बहाना काम नहीं कर रहा था। अनिका विराट और कियारा से मिलने आई थी और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेवजह ही घूम रही थी। अनिका की हेल्पर निशा भी बिना कुछ सोचे समझे अनिका के पीछे घूम रही थी। पिछले कुछ समय तक अनिका टॉप की पोजीशन पे रही थी। विराट भी उसकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हर एक बंदा अनिका पर फिदा हो जाता था, लेकिन जब से कियारा वापस आई थी तभी से अनिका को अपनी वैल्यू कम होती दिख रही थी। हर किसी ने अनिका को उस नजर से देखना बंद कर दिया था जैसे वो लोग पहले देखते थे। इंटरनेट पर तरह तरह के भद्दी कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। कुछ नेटिजन्स ने तो यहाँ तक कहा था कि अनिका और विराट कपल नहीं थे, वो बस एक दूसरे के सेक्स पार्टनर्स थे। विराट सिर्फ कियारा से ही प्यार करता है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मानते थे कि अनिका केवल विराट की रखेल थी। नेटिजन्स ने अपने हिसाब से एक के बाद एक करके कहानियां बनाना शुरू कर दिया था। इन सब को सुनने और पढ़ने के बाद अनिका अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट महसूस कर रही थी। कुछ नेटिजन्स ने तो यहाँ तक कहा था कि कियारा और विराट काफी पुराने प्रेमी थे। उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसी वजह से वो दोनों कुछ वक्त के लिए अलग हो गए थे। अनिका ने उस मिसअंडरस्टैंडिंग और उनकी दूरी का फायदा उठाया और विराट को बहकाने की कोशिश करने लगी। अब जब कियारा वापस आई है तो अनिका की हालत फिर से काफी बदतर हो गई है। यहाँ तक कि अनिका के हेल्पर्स के साथ भी इंडस्ट्री के बाकी लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। उन लोगों ने इनडायरेक्टली अनिका के हेल्पर्स को उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया था। ये सच में कोई नॉर्मल बात नहीं थी। कुछ दिन पहले जब निशा कहीं जा रही थी तो एक अनजान आदमी बिना बात आकर अनिका के असिस्टेंट निशा के साथ बहस करने लग गया था। अनिका की हेल्पर ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसी टाइम वो आदमी अनिका के असिस्टेंट से बोला, तुम लोग हो कौन जो इस तरह से सभी पर धौंस जमा रही हो? अब तुम लोगों की हैसियत पहले जैसी नहीं रही। तुम लोगों को थोड़ा झुक कर चलना होगा, नहीं तो इन सब में तुम्हें ही नुकसान हो सकता है। अगर अनिका और विराट अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते तो अब तक अनिका की हेल्पर निशा कब तक रिजाइन कर चुकी होती। वो तो अभी भी इसी उम्मीद में बैठी थी कि अनिका विराट को फिर से अपने प्यार के जाल में फंसाने में कामयाब हो जाएगी और जो भी कुछ इस वक्त उन्हें झेलना पड़ रहा है वो सारी शर्मिंदगी एक पल में ही गायब हो जाएगी। एक और आदमी इस वक्त विराट और कियारा से मिलने के लिए आया था। भले ही अनिका ने उस वक्त मास्क और धूप का चश्मा पहना हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक हेल्पर खड़ी थी। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि मास्क और चश्मा लगाकर खड़ा हुआ इंसान कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वैसे भी अगर कोई भी नॉर्मल आदमी बाहर जाता है तो कोई भी उसके पीछे चलने वाला नहीं होता है, इसलिए उस आदमी के लिए अनिका को पहचानना बहुत आसान हो गया। अनिका की हेल्पर को एक बार ऋषि ने कहीं देखा था। उस टाइम ऋषि नहीं जानता था कि वो अनिका की हेल्पर थी, लेकिन फिर उसने किसी को बात करते सुना कि वो लड़की अनिका की हेल्पर थी। उसे हॉस्पिटल में देखते ही ऋषि उसे पहचान गया था। ऋषि ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, हेलो मिस, क्या आप सुपरस्टार अनिका हैं? अनिका ने गर्दन उठाकर गौर से उस आदमी को देखा और अनिका ने पाया कि उससे बात करने वाला आदमी ऋषि था। अनिका ऋषि को वहां देखकर हैरान रह गई और थोड़ा तेज आवाज में बोली, ओह मिस्टर ऋषि, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप यहाँ कैसे? ऋषि ने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखकर कहा, जब आप यहाँ आ सकती हैं तो मुझे भी तो यहाँ आना ही होगा। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ कियारा से मिलने के लिए आए हैं? ऋषि ने अनिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखते ही अनिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अनिका ने मनी मन सोचा, इस कियारा की बच्ची ने पहले से ही कितने सारे मर्दों को फंसा रखा है, अब उसे विराट ही मिला फंसाने के लिए उसे तो कम से कम छोड़ देती। अनिका की हेल्पर निशा ने हैरानी से मनी मन सोचा, ऋषि सर पहले तो अनिका मैम को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने अचानक से कियारा की इतनी चिंता करना क्यों शुरू कर दिया था? ये क्या हो रहा था? लेकिन जो कुछ हो रहा था उसे देखकर अनिका को थोड़ा जलन फील हो रही थी और इसीलिए उसने थोड़ी सी अदाएं दिखाना शुरू कर दिया। अनिका ने बड़ी अदा से ऋषि के सामने मुस्कुराना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी अनिका को अपने ऊपर डाउट होने लगा था। अनिका को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस मामले में कियारा से कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकती है। अनिका की इतनी प्यारी मुस्कान देखते ही ऋषि ने प्यार से अनिका की आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल, मैं यहाँ कियारा से ही मिलने आया हूँ।
हम लोग रॉय ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में मुझे उसकी चिंता होना तो नॉर्मल बात है। लेकिन आप बताइए, आप इतने बुरे मूड में क्यों नजर आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी बहन की चोट की परवाह हो रही है, इसलिए आप टेंशन में हैं? अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, कियारा को इतनी भी ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। जितने भी घाव उसके ऊपर नजर आ रहे हैं, वो सब ऊपरी घाव हैं। विराट को तो उसके मामले में दिल का ताड़ बनाने की आदत हो गई है। अनिका की बात सुनते ही ऋषि ने हैरानी से अनिका की तरफ देखा और उसने आगे कहा, वो तो विराट ही था जिसने सच में कियारा और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। मेरा तो मन भी नहीं था कि मैं कियारा से मिलने आऊं, लेकिन मेरी मम्मा ने ही मुझे जबरदस्ती कियारा से मिलने के लिए भेजा था। अनिका की बात सुनकर ऋषि को बहुत खुशी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना हाथ लग गया था। ऋषि इस वक्त इन सब के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसने अनिका को कुरेदते हुए पूछा, ओह, ये तो सच में बहुत गलत बात है। विराट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप छोड़ो, आप तो ये बताओ, क्या फालतू ही कियारा से मिलने क्यों आ गई? कियारा आपके साथ इतना गलत कर रही है और आप अभी भी उसके बारे में अच्छा सोच रही हैं? अनिका ने मायूसी से कहा, मेरी मम्मा ने ही मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा है और कहा है मैं हॉस्पिटल में बैठकर कियारा से बात करूं। मेरी मम्मा चाहती है कि अगर कियारा अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती है तो उसे अपने बच्चों को यानी गौतम फैमिली को सौंप देना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी मेड्स हैं जो बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हैं। अगर बच्चों के साथ ऐसा होता रहा तो वो उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। अनिका की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता थी और वो सबको अपनी चिंता दिखाने की कोशिश कर रही थी। ऋषि ने अनिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ ये तो है। इन सबसे ये तो समझ में आ रहा है कि कियारा एक अच्छे और पैसे वाले परिवार की बेटी है, इसलिए उसे नहीं पता कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। अनिका ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और नहीं तो क्या, उसे पता होता तो हर बार उसे इस तरह की मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती। अनिका ने जो भी कुछ कहा उस बात से सहमत होकर ऋषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे हाँ, इन सब चक्रों में मैं तो भूल ही गया था कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? अनिका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, पूछिए ना, हम लोग तो फ्रेंड्स हैं। अब ऐसे में आपको मुझसे कुछ भी पूछने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया और पूछा, वो बस मैं ये जानना चाहता था कि विराट की असली गर्लफ्रेंड कौन है? कियारा का इन सब में क्या रोल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको और कियारा का कोई झगड़ा वगैरह हो और इसीलिए सब कुछ हो रहा हो? ये सवाल सुनते ही अनिका और उसके पीछे खड़ी अनिका की हेल्पर दोनों ही हैरान हो गए और अनिका थोड़ा दुखी नजर आने लगी। अनिका को कुछ समझ में नहीं आया कि ऋषि की इस बात का क्या जवाब दे, इसीलिए अनिका ने अपनी हेल्पर की तरफ देखा। हेल्पर निशा ने अनिका का इशारा समझा और धीरे से कहा, मैम दरअसल बहुत सारे लोग यही सवाल मुझसे भी पूछ रहे थे। अनिका बस इस बारे में ऋषि को सुनाना चाहती थी। हेल्पर ने उसके एक इशारे पर अनिका की मुश्किल हल कर दी। अनिका ने तुरंत अपनी हेल्पर निशा को फटकार लगाते हुए कहा, ये तो कैसी बकवास कर रही हो? वो मेरी कजन बड़ी बहन है। विराट भी उस तरह का आदमी नहीं है जिससे कि उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचा समझा जा सके। तुम ऐसी कोई बकवास मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर अनिका ने ऋषि की तरफ मुड़ते हुए कहा, सॉरी ऋषि, बात यह है कि विराट की गर्लफ्रेंड मैं ही हूँ। वो तो बस एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसको जब पता चला कि कियारा मुसीबत में थी तो वो बचाने के लिए चला गया। मेरी कजन बहन कियारा के साथ मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है। ऐसे में आप मुझ पर विश्वास करो, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी कुछ हुआ उसमें ना तो कियारा की कोई गलती थी ना ही मेरा कोई हाथ। ये सुनते ही ऋषि ने अजीब तरीके से मुंह बना लिया और बात बदलते हुए बोला, मैं विराट के लिए आपकी लॉयल्टी को अप्रिशिएट करता हूँ। विराट नहीं जानता कि लेडीज के साथ सॉफ्टली बिहेव करना होता है। वो हमेशा ही रूड टाइप का रहा है। उसे नहीं पता कि लेडीज को पैम्पर करना चाहिए, उससे वो खुश रहती हैं। ऋषि की बात सुनकर अनिका मुस्कुरा दी तो ऋषि ने आगे कहा, दरअसल उसे तो ये भी नहीं पता कि लोगों के साथ अच्छे से कैसे बिहेव किया जाता है। ऋषि की बात सुनते ही अनिका को लगा कि वो इस वक्त बिल्कुल ठीक बोल रहा था। तभी ऋषि ने अपने असिस्टेंट से कहा, मैडम को हमारा बिजनेस कार्ड दो। ऋषि का ऑर्डर मिलते ही उसकी हेल्पर ने अपना बिजनेस कार्ड अनिका की तरफ बढ़ा दिया। ऋषि ने आगे कहा, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप एनी टाइम मेरे पास आ सकती हो और हेल्प के लिए बोल सकती हो। ये सुनते ही अनिका की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अनिका को ऋषि के इस बिहेवियर के पीछे का रीजन समझ में नहीं आया। इससे पहले कि अनिका कुछ पूछ पाती, ऋषि ने आगे कहा, मैं इसे विराट की केयर करने में अपने कंट्रीब्यूशन की तरह समझूंगा। अनिका ने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया होगा। विराट का गुस्सा बहुत खराब था और ऋषि के साथ विराट के रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं थे। अगर विराट को पता चला कि अनिका के पास ऋषि का बिजनेस कार्ड है तो वो डेफिनेटली अनिका पर गुस्सा करेगा। सब चीजें पहले से ही बिगड़ रही थी और अनिका के हाथ से बाहर निकल रही थी, तो ऐसे में अनिका अपनी तरफ से और कोई गलती नहीं करना चाहती थी ताकि विराट को उसे कुछ कहने या उसे छोड़ने का कोई मौका मिल जाए। क्या अनिका ऋषि का कार्ड एक्सेप्ट करेगी? विराट को ये सब पता चला तो क्या होगा? ऋषि ये सब क्यों कर रहा था? ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या था? अनिका इस बात को लेकर परेशान थी कि विराट कियारा का इतना ख्याल क्यों रख रहा था। उसे नहीं पता है कि सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। विराट और कियारा के बीच क्या चल रहा था, इस बारे में लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। इसी बीच ऋषि हॉस्पिटल में अनिका से टकरा गया और उन दोनों ने कियारा की तबीयत के बारे में कुछ बातें की। ऋषि ने अनिका को अपना बिजनेस कार्ड भी दिया। विराट का गुस्सा बहुत खराब था और ऋषि के साथ विराट के रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं थे। अगर विराट को पता चला कि अनिका के पास ऋषि का बिजनेस कार्ड था तो वो डेफिनेटली अनिका पर गुस्सा करेगा। जब चीजें पहले से ही बिगड़ रही थी और अनिका के हाथ से बाहर निकल रही थी तो ऐसे में अनिका अपनी तरफ से कोई और गलती नहीं करना चाहती थी ताकि विराट को उसे कुछ कहने का या उसे छोड़ने का मौका मिल जाए। तभी अनिका की हेल्पर ने अनिका के पास आकर धीमे से कहा, मैडम आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, एक और दुश्मन होने से तो अच्छा है कि एक अच्छा दोस्त बना लिया जाए। अपनी हेल्पर की बात सुनते ही अनिका ने हेल्पर को घूर कर देखा तो अनिका की हेल्पर ने मुस्कुराते हुए ऋषि का कार्ड ले लिया और बोली, सर आप ये कार्ड फिलहाल के लिए मुझे दे दीजिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि अनिका मैम आपका बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट कर लें और जरूरत पड़ने पर हेल्प के लिए भी आपके पास जरूर आए। अनिका की हेल्पर निशा ये बात पक्की करना चाहती थी कि सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाए कि अकेला विराट ही ऐसा नहीं था जो कियारा को पसंद करता था। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अनिका को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब जब विराट को नहीं पता था कि अनिका को कैसे संभाल कर रखना था तो ऐसे में अनिका की हेल्पर चाहती थी कि कोई दूसरा अनिका की केयर करे और अगर वो दूसरा इंसान ऋषि हो तो सच में ये बहुत शानदार बात हो सकती थी। देखा जाए तो ऋषि विराट के बाद दूसरा ऐसा आदमी था जिसे मुंबई का मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहा जा सकता था। लोग अक्सर इस बारे में बात करते थे कि विराट और ऋषि में से कौन सा भाई ज्यादा पावरफुल था। ऋषि ने अनिका को देखते हुए एक अजीब सी मीनिंगफुल स्माइल के साथ कहा, इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। उस स्माइल के पीछे का मतलब तो शायद अनिका को भी समझ में नहीं आया। ऋषि की बात सुनने के बाद अनिका को कुछ होश आया कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। अनिका ने भी अपना सिर उठाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि अनिका के सामने खड़े आदमी के गालों पर दो डिंपल नजर आ रहे हैं। जब ऋषि मुस्कुरा रहा था तो उसके डिंपल थोड़े गहरे हो जाते थे। ये देखते ही अनिका का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी ही सोच पर शर्म आने लगी थी, इसलिए अनिका ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और कहा, तब तो फिर मैं पहले आपको जानना चाहूंगी ताकि जरूरत पड़ने पर मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊं। ऋषि तो जैसे अनिका के यही कहने का इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से कहा, ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे, आप जब बोलो अपने बारे में सारी डिटेल्स लेकर बंदा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा।
अगर ऋषि अनिका की हेल्प कर सकता था तो सिचुएशन शायद थोड़ी बेहतर हो सकती थी। हो सकता था कि चीजें अनिका की सोच से भी ज्यादा बेहतर हो जाएं। मेहता ग्रुप का नाम रॉय ग्रुप के बाद मुंबई की दूसरी पोजीशन पे आता था। वो दोनों ही कंपनीज बहुत ज्यादा पावरफुल और फोकस थी। पिछले कुछ सालों में ऋषि ने मेहता ग्रुप को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। ऋषि ने इस सब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और ये भी देखा जा सकता था कि इतने कम समय में उसने अपना बिजनेस कितना ज्यादा स्टेबल और एक्सपैंड कर लिया था। बेशक बिजनेस के कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो किसी को बताए नहीं जा सकते। बस उनमें से एक सीक्रेट ये भी था कि विराट की दादी माँ सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो मेहता ग्रुप को कभी भी दबा नहीं पाई थी, जिससे ऋषि को तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला था। मेहता ग्रुप भी अकेला ऐसा ग्रुप था जिसके पास रॉय फैमिली के साथ कंपटीशन करने का पूरा मौका था। ऋषि के साथ हुई अनिका की इस छोटी सी मुलाकात ने न केवल उसके मूड को बेहतर बना दिया, बल्कि उसका रिजल्ट तो ऋषि की उम्मीद के बिल्कुल उलट हुआ था। ऋषि ने कभी नहीं सोचा था कि अनिका उसका बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट कर लेगी और तो और खुद उससे मिलने की बात भी करेगी। अनिका ने कुछ दिनों से विराट को नहीं देखा था। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था और वो चिंता ऋषि की बातें सुनने के बाद एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई थी। अनिका का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अगर अनिका ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ नहीं किया तो वो गुस्से की वजह से पागल हो सकती थी। उस समय हेल्पर निशा ने अनिका से कहा, मैम अब तो आप मेरी बात मान लीजिए, आप एक बार जाकर दीक्षा से मिलिए तो सही, आपको उससे मिलने के अपने डिसीजन पे कभी कोई पछतावा नहीं होगा। अनिका का मूड वैसे भी ऋषि से मिलने के बाद बहुत खराब हो गया था। अनिका का काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उसने इस वक्त दीक्षा से जाकर मिलने और उससे बात करने की ठान ली। अगर अनिका इस मैटर को इसी तरह से टालती रही तो सच में वैसा ही हो सकता था जैसे इंटरनेट पे फैले हुए रूमर्स बोल रहे थे। विराट सच में अनिका को भूल सकता था और कियारा के साथ अपनी आगे की लाइफ प्लान कर सकता था। यही सब सोचते हुए अनिका ने कहा, ठीक है चलो फिर उससे पूछ लेंगे कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इतना कहकर अनिका ने अपनी हेल्पर निशा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है कि दीक्षा को क्या पसंद है? अनिका का सवाल सुनते ही हेल्पर निशा रहस्यमय तरीके से चलती हुई आगे आई और अनिका के कान में कुछ कहने लगी। सारिका कंपनी की किसी एक मीटिंग में गई हुई थी और वहीं से उसने अनिका को कॉल लगा दिया। हेलो, क्या तुम विराट से मिल चुकी हो? इस समय अनिका कुछ भी बोलकर फंसना नहीं चाहती थी। अनिका अच्छे से जानती थी कि अगर उसकी मम्मा सारिका को पता चला कि अनिका विराट से नहीं मिली थी तो वो फोन पर ही अनिका को 400 बातें सुना सकती थी। इसलिए अनिका ने झूठ बोल दिया। अनिका ने कहा, मम्मा विराट आज बहुत ज्यादा बिजी है और उनकी दादी माँ भी यही आई हुई है, इसलिए मुझे खुद यहाँ ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि मुझे देखकर वो कहीं विराट से और मुझसे नाराज ना हो जाए और कुछ बोल न दे। इतना झूठ बोलने के बाद भी अनिका अपने आप को डांट खाने से नहीं बचा पाई। सारिका अभी भी अनिका पर बहुत गुस्सा कर रही थी। सारिका ने कहा, अनिका तुम किसी भी काम की नहीं हो, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी जगह नेहा होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। सारिका ही इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दे रही होती तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। अनिका तो चाहती थी कि अनिका को एक्स्ट्रा टेंशन और केयर दी जाए, लेकिन सारिका ने ऐसा कभी किया ही नहीं। अनिका ने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया और कहा, मम्मा मैं फोन रखती हूँ, मुझे दीक्षा से मिलने जाना है। सारिका को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अनिका आखिर दीक्षा से क्यों मिलने जा रही थी। सारिका ने तुरंत ही अपनी टोन चेंज कर ली और बड़े प्यार से पूछा, अनिका तुम्हें पैसे की जरूरत तो नहीं है? अनिका के सारे पैसे उसकी माँ और नेहा ही संभालती थी, इसलिए अनिका को जरूरत ही होती थी तो पैसे उसे अपनी मम्मा या नेहा से मांगने पड़ते थे। अनिका के पास पैसों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अनिका हमेशा पैसों को हाथ का मैल ही समझती थी और यही सोचकर पैसे खर्च करती रहती थी। इसीलिए उसकी मम्मी और बहन नेहा अनिका की सारी प्रॉपर्टी और कमाई को मैनेज किया करती थी। नहीं तो अनिका अब तक सब कुछ ठिकाने लगा चुकी होती। इस बार जब अनिका दीक्षा से मिलेगी तो वो डेफिनेटली नॉर्मल कल्चरल इवेंट से अलग होगा। अनिका ने सारिका की कही बात का जवाब हाँ में देते हुए कहा, हाँ मम्मा मुझे दीक्षा के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं दीक्षा के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकूं और उसको अच्छे से एंटरटेन कर पाऊं। हर कोई इस बात को अच्छे से जानता था कि दीक्षा अपने तरीके से कितनी ज्यादा पावरफुल थी और वो किसी से भी और कैसे भी अपना काम निकलवा सकती थी। ये सारी बातें जानने के बाद अनिका के पास और कोई चारा नहीं बचा था। अनिका की उम्मीदें इस वक्त केवल और केवल दीक्षा पर ही टिकी हुई थी। सारिका ने अनिका से सब जल्दी करने और दीक्षा के पास जल्दी जाने के लिए कहा। एक पावरफुल आइडिया और विराट तक पहुंचने के रास्ते के लिए कुछ पैसे खर्च करना इतना भी महंगा सौदा नहीं था, पर इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि अनिका को विराट के दिल तक जल्द से जल्द पहुंचने का कोई पक्का तरीका मिल सके। तो अगर दीक्षा के एडवाइस की वजह से विराट और अनिका की आपस में शादी हो जाती है तो उन्हें बाकी की दूसरी चीजों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। इस पूरे एजेंडे की सबसे मेन बात तो एक सवाल था कि ऐसा कैसे होगा। सारिका ने पूछा, तुम दीक्षा से मिलने जा रही हो तो जाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? तभी अनिका ने पूछा, मम्मा क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है? सारिका के पास इस सवाल का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। उसने अपने मन में पहले से ही सारी सच्चाई दबा कर रखी हुई थी। कियारा ने मुंबई में अगर किसी को सबसे ज्यादा नाराज किया था तो वो सारिका और नेहा ही थे। इन दोनों के अलावा कियारा ने मुंबई में किसी और को नाराज नहीं किया था। अनिका मन ही मन जानती थी कि अभी कियारा के साथ जो भी कुछ हुआ था उसमें सारिका और नेहा का कोई ना कोई लेना देना जरूर था, क्योंकि वो दोनों ही चाहती थी कि कियारा जल्द से जल्द उनके रास्ते से हट जाए। तभी सारिका ने अपनी सारी सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता ये सब किसने किया है। कियारा ने सच में किसी बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ली होगी। आखिरकार मुंबई बहुत से पावरफुल और खतरनाक लोगों से भरा पड़ा है। अगर कोई भी कियारा को सबक सिखाना चाहता है तो वो ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। तभी अनिका ने जवाब दिया, आप सही बोल रही हो मम्मा, मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन नेहा वो कहाँ है? मैं चाहती हूँ कि वो आज मेरे साथ बाहर जाए, लेकिन मैं उसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी फोन की दूसरी तरफ से नेहा की आवाज आई, मुझे अभी भी कुछ काम है, और सारिका की नजर नेहा की तरफ चली गई। नेहा उस वक्त कमरे के अंदर आ रही थी, इसलिए अंदर आकर नेहा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मुझे कुछ काम करना है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती। अगर तुम दीक्षा से मिलने अभी जा सकती हो तो जल्दी से चली जाओ। अगर तुम्हें समय मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकती हो। जब तुम वापस आओगी तब हम आगे का प्लान डिस्कस करेंगे कि हमें क्या और कैसे करना है। नेहा की सोशल नेटवर्किंग काफी अच्छी थी और वो कुछ भी कर सकती थी। अगर वो पूरे दिल से आरव को प्यार नहीं करती होती तो अब तक वो कियारा की जगह ले चुकी होती। सारिका अभी भी अपनी छोटी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। गौतम फैमिली में उसकी पुरानी प्रॉपर्टी, धन दौलत और रेपुटेशन को वापस लाने की जिम्मेदारी अब अनिका की थी, और ऐसा ना होने पर इससे उन लोगों को बहुत नुकसान हो सकता था और वो सभी इस नुकसान को झेलने के लायक भी नहीं रहते। भले ही गौतम फैमिली इस वक्त रॉय फैमिली को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो ऋषि के परिवार के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाना और उन्हें अच्छे से निभाना चाहते थे। गौतम फैमिली के लोग चाहते थे कि अनिका हर चीज को अच्छे से मैनेज करे। अगर वो ये सब नहीं कर पाती तो पूरे परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। क्या अनिका दीक्षा से मिल पाएगी? क्या गौतम फैमिली की चाल कामयाब होगी? क्या अनिका फिर से विराट की जिंदगी में अपनी जगह बना पाएगी? ऋषि और अनिका के बीच बातचीत हुई, जहां ऋषि ने अनिका को सच्चाई दिखाने की कोशिश की। अनिका को इस बात का भी बुरा लगा कि विराट कियारा के बारे में इतना टेंशन में क्यों था। अनिका की तो विराट को पड़ी ही नहीं थी।
अनिका की हेल्पर ने दीक्षा के साथ एक मीटिंग अरेंज की ताकि वो इंटरनेट पे आने वाली अफवाहों के बारे में अनिका की कुछ मदद कर सके और विराट को फिर से अनिका के पास लाने की कोशिश कर सके। सारिका ने मन ही मन सोचा, अगर मेरी कियारा और उसके बच्चों से छुटकारा पाने की प्लानिंग सफल रही होती तो अब तक सब कुछ वैसा ही हो गया होता जैसा हमने सोच रखा था। अब तक तो सब कुछ ठीक हो गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सोचते ही उसका चेहरा फिर से काला पड़ गया। कियारा के दोनों बच्चे काफी स्ट्रांग थे और विराट भी हमेशा उनकी इतनी ज्यादा परवाह करता था। विराट सच में उन दोनों बच्चों और कियारा को बचाने के लिए उस जगह पे गया था। कियारा काफी समय से शहर से बाहर रही थी और इन लोगों को लगता था कि कियारा वहां से मर्दों को सेड्यूस करने का तरीका सीखकर वापस आई थी। इसका असर कियारा के बच्चों पर भी बहुत गहरा पड़ा था और वो भी किसी को भी इंप्रेस करने में मास्टर हो गए थे। मुंबई लौटने के बाद कियारा ने न केवल विराट के साथ अपने रिलेशन डेवलप किए थे, बल्कि उसने नेहा और आरव के बीच में भी काफी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी। इन दोनों को लगता था कि कियारा सच में उनकी फैमिली पर एक बदनुमा दाग थी। सारिका ने सोचा, भले ही इस बार हमने कियारा को नहीं मारा, लेकिन अगली बार कियारा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि ये लड़की मेरे गुस्से से बच जाए। सारिका कियारा पर इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि वो खुद अपने हाथों से कियारा की जान लेना चाहती थी, क्योंकि उसने गौतम फैमिली के लिए बहुत सी चीजों को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। अनिका को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विराट कियारा को अब भी प्रोटेक्ट कर सकता था। सारिका को तो इस बात की उम्मीद थी कि जो कुछ हुआ था उसके बाद कियारा को रॉय ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा और इस तरह से उनकी सारी प्रॉब्लम्स आसानी से हल हो जाएंगी। सारिका को पूरा यकीन था कि विराट की दादी माँ इतनी खराब रेपुटेशन वाली औरत को अपनी कंपनी में और अपने पोते विराट के साथ बिल्कुल नहीं रहने देगी। ये सब भले ही कोई अफवाह हो या सच्चाई, जो भी हो, कियारा और विराट का रिश्ता साफ नहीं था। इसी बीच ऋषि फिर से कियारा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गया था। इस वक्त वो सिर्फ कियारा की चिंता करने का नाटक करने की ही कोशिश कर रहा था। टीना किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गई हुई थी। जब उसे कियारा के मैटर के बारे में पता चला तो टीना ने ऋषि को जाकर कियारा को देखकर आने के लिए कहा था। इस सब में बस ऋषि ही था जो टीना की कुछ हेल्प कर सकता था, तो इसलिए ऋषि टीना की रिक्वेस्ट पर कियारा को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था। टीना को कियारा से बात करने और ये पता लगाने की बहुत इच्छा थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। टीना ये सब इसलिए भी जानना चाहती थी ताकि वो सब चीजों को सुलझा सके, लेकिन ऋषि के हॉस्पिटल जाने के पीछे एक और कारण था। वो ये भी जानना चाहता था कि विराट सच में बस उन लोगों को बचाने के लिए वापस लेकर आया था या कोई और बात थी। अब देखना ये था कि क्या विराट और कियारा सच में एक दूसरे के साथ थे या ये भी एक अफवाह ही थी। विराट ने आगे से कियारा को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कियारा की सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड्स अरेंज कर रखे थे। ऋषि को उन लोगों ने कियारा से मिलने के लिए रूम में नहीं जाने दिया। तब ऋषि ने सोचा कि वो पहले काव्य और काया से जाकर मिलाए, तो ऋषि उन लोगों से मिलने के लिए चला गया। काव्य और काया को बस कुछ ऊपरी घाव लगे थे। काया के चेहरे पर केवल एक घाव था। डॉक्टर ने पहले से ही उस चोट का इलाज कर दिया था और ये भी बताया था कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने काव्य को भी एक इंजेक्शन दिया था ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके और जल्दी ही ठीक हो जाए। पूरे एक दिन सोने के बाद अगले दिन दोपहर को ही काया की नींद खुली। जब काया उठी तो वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने काया को शांत रहने की दवाई दी थी। डॉक्टर ने फिर से काया को इंजेक्शन देकर सुला दिया था ताकि ज्यादा देर तक सोने की वजह से काया का दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। काया के उठने के बाद से ही सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि काया के उठते ही ये बात फाइनल हो गई थी कि उसके साथ फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। काया को बस थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस था। इतना सब होने के बाद उसका मेंटल स्ट्रेस होना नॉर्मल था, इसलिए डॉक्टर भी उतना ज्यादा टेंशन में नहीं थे। इस वक्त बच्चों को कियारा के साथ और उसके सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। कियारा भी इसी बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है कि बच्चों को इस मेंटल ट्रॉमा से निकलने के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कराना होगा। वही मुझे हेल्प कर सकते हैं ताकि मैं, काव्य और काया सब जल्दी से ठीक हो जाए। काया अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने सामने लेटे हुए भाई को देखती रही। काया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो काव्य को देखते हुए अपनी पलकें भी नहीं झपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर एक पल के लिए भी काया ने अपनी आंखें बंद की तो काव्य कहीं गायब हो जाएगा। इस वक्त विराट उन दोनों के साथ था, इसलिए वो शांत वातावरण भी काया को एक सिक्योरिटी की फीलिंग दे रहा था। विराट के होने का एहसास ही काया को शांत करने के लिए काफी था। जब तक विराट वहां रहा तब तक काया सब कुछ भूल गई थी। वो ये भी भूल गई थी कि कुछ देर पहले उसे किडनैप किया गया था और वो बहुत डरी हुई थी। विराट वहीं सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। राहुल भी इस वक्त हॉस्पिटल में ही था और विराट की हेल्प कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया था। विराट और काया दोनों अपनी अपनी दुनिया में थे, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे का साथ महसूस हो रहा था। ये एक तरह से गर्मजोशी भरा एहसास था जो दोनों को ही सुकून दे रहा था। ऋषि ने थोड़ी देर बाहर खड़े रहकर वार्ड के दरवाजे के शीशे से अंदर झांका और अपनी नाक को छुआ और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। ऋषि ने बड़बड़ाते हुए विराट से कहा, तुम इस बार फिर से हीरो बन गए विराट। ये कहने के बाद ऋषि ने विराट की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि विराट और वो दोनों जुड़वा बच्चे एक जैसे ही दिखते थे, खासकर दोनों की आंखें और नाक। तभी विराट की नजर ऋषि पे गई। विराट ने ऋषि का स्वागत नहीं किया, बल्कि उसे घूर कर देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विराट को ऋषि के ऐसे वहां आने की उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात, विराट ऋषि को पसंद भी नहीं करता था, इसलिए उसका वहां आना विराट को पसंद नहीं आया था। विराट के इस सवाल के बावजूद ऋषि ने बड़ी ही शांति से विराट की तरफ देखा और झिझकते हुए कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? आप क्या तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? विराट की बेरुखी भरी बातों का ऋषि पर कोई असर नहीं हुआ था। ऋषि ने मन में सोचा, कितना अच्छा होता कि वो किडनैपर्स इन बच्चों की जगह इस विराट को ही नुकसान पहुंचा देते। ऋषि इस वक्त विराट को दर्द में देखने की कल्पना ही कर रहा था, लेकिन विराट को लग रहा था कि विराट ने जैसे ऋषि से बात की थी। ऋषि ने विराट की तरफ देखा और उसे ऐसे देखकर ऋषि को विराट से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। सच बात तो ये थी कि ऋषि एक मकसद से ही यहाँ आया था, क्योंकि ऋषि की माँ विदेश में थी और अब उन्हें अपने बड़े बेटे की चिंता हो रही थी। अधिकतर लोग हमेशा वही सब चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलता है। विराट की माँ जानती थी कि विराट उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो विराट की बहुत ज्यादा परवाह करती थी। विराट की माँ ने शायद न्यूज़ में देख लिया था और उसे ये भी पता चल गया था कि विराट ने लोगों को बचाया था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही ऋषि को हॉस्पिटल जाने के लिए कहा और ये पता लगाने के लिए कहा कि क्या विराट ठीक था, उसे कहीं चोट तो नहीं आई थी। ऋषि ने विराट को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो कहा, क्या बात है, तुम इन बच्चों को बार बार बचा रहे हो? अब तो ऐसा लगने लगा है कि कियारा तुम्हारे लिए बहुत कोई खास है, इसी वजह से तुम उसके बच्चों की इतनी परवाह कर रहे हो। इसका मतलब तो डेफिनेटली कियारा की तुम्हारी लाइफ में एक स्पेशल जगह है, वही तुमसे कियारा के लिए ये सब कुछ करवा रही है। पास्ट में विराट ने कभी भी किसी की इतनी चिंता नहीं की थी, इसीलिए विराट की माँ ने ऋषि से इस सारी सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहा था। प्रतिभा ने काफी पहले विराट को एक खूबसूरत लड़की से मिलवाया था, जिसके बारे में विराट को कोई जानकारी नहीं थी कि उस लड़की से मिलवाने के पीछे विराट की माँ प्रतिभा ही थी। विराट के लिए ये ब्लाइंड डेट विराट की दादी और विराट की माँ प्रतिभा दोनों ने मिलकर अरेंज की थी, लेकिन विराट ने उनके सारे एफर्ट्स को गलत तरीके से देखा और इसलिए विराट प्रतिभा से और भी ज्यादा नाराज हो गया। ऋषि तभी से बहुत ज्यादा खुश था। वो तो चाहता था कि प्रतिभा और विराट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। ये बात ऋषि की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो सकती थी। हालांकि ऋषि और प्रतिभा दोनों ही अलग अलग चीजें चाहते थे।
इस वक्त तो ऋषि सच में विराट और कियारा के बीच के रिश्ते के बारे में पता करना चाहता था, इसीलिए वो हॉस्पिटल भी आया था। वैसे भी ऋषि के पास करने के लिए कुछ ज्यादा तो था नहीं, बिजनेस से उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हो ही सकता था। बस यही सोच ऋषि को यहाँ तक खींच लाई थी। ऋषि अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तभी विराट ने चिढ़न भरी आवाज में उससे पूछा, मुझे नहीं लगता कि इस बात का तुमसे कोई लेना देना है। विराट की बात सुनते ही ऋषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ आकर किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। सच बात तो ये है कि मेरी माँ अपने प्यारे बेटे के बारे में बहुत सोच रही थी और उन्हें अपने लाडले की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। बस मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। विराट ने ऋषि की बात सुनते ही एक अलग सी चिढ़न महसूस की। उसने बस इतना ही कहा, और इस सबका मुझसे क्या लेना देना है। ये कहते हुए विराट बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसने अपने चेहरे पर से गुस्से के भाव एकदम से हटाने की कोशिश करते हुए बेरुखी से कहा, उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें बस अपना ध्यान रखने के लिए कह देना। उनसे कहना कि मेरी चिंता करने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका वो ध्यान रख सकती हैं, तो वो बस उन्हीं का ध्यान रखें। मेरी चिंता करने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। विराट का गुस्सा देखकर ऋषि को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। उसके चेहरे पे ये खुशी नजर भी आ रही थी। इसीलिए विराट ने टॉन्ट मारते हुए आगे कहा, वो इतने सालों से मुझे लेकर ही तो टेंशन में है। वो जब जब इस बारे में सोचती है तो उन्हें तुम पर दया आ जाती होगी। वो खुद पर गिल्टी फील करने लगती होगी, इसीलिए वो अपनी गिल्ट को दूर करने के लिए तुम्हारा एक्स्ट्रा ख्याल रखती है। और यही वो मेरे साथ भी करने की कोशिश करती रहती है। उनसे कहो कि ऐसा करना बंद कर दें। विराट ही प्रतिभा का इकलौता बेटा नहीं था, ऋषि भी उनका बेटा था। जैसे जैसे प्रतिभा की उम्र बढ़ती जा रही थी, वो विराट को लेकर और भी ज्यादा चिंता करने लगी थी। और इस बात से ऋषि और विराट की दादी माँ बहुत दुखी थे। ऋषि को हॉस्पिटल भेजने के पीछे विराट की माँ की कोई चाल तो नहीं थी? कहीं ऋषि भी तो कुछ सोचकर ही हॉस्पिटल नहीं आया था? सारिका और अनिका कियारा और उसके बच्चों पर बहुत गुस्सा थे और उन्हें रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। ऋषि हॉस्पिटल विजिट करने गया क्योंकि ऋषि को ऐसा करने के लिए उसकी मां ने कहा था। विराट उसे वहां देखकर खुश नहीं हुआ और इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया। विराट ही प्रतिभा का इकलौता बेटा नहीं था, ऋषि भी उन्हीं का बेटा था। जैसे जैसे प्रतिभा की उम्र बढ़ती जा रही थी, वो विराट को लेकर और भी ज्यादा चिंता करने लगी थी। प्रतिभा का किसी फॉरेनर के साथ भी रिश्ता था, इसलिए वो साल के 6 महीने विदेश में ही उसके साथ गुजारती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो यही घर में रहती और विराट की दादी माँ और प्रतिभा के बीच बहुत ज्यादा झगड़े होते। शुरू से ही गायत्री देवी और प्रतिभा के बीच कभी भी अच्छी नहीं बनी थी। विराट ने आगे कहा, ऋषि अब अगर जिस काम से तुम आए थे तुम्हारा वो काम पूरा हो गया हो तो तुम जा सकते हो। मैं बच्चों के सामने तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता। अभी अभी ये लोग इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, अगर इन्होंने हम दोनों की लड़ाई होते देखा तो इन्हें दुख होगा। विराट काव्य और काया को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था और वो नहीं चाहता था कि दोनों बच्चों के सामने ऐसा माहौल बने जिसकी वजह से वो लोग फिर से टेंशन करें और डर जाएं। विराट उन्हें किसी भी कीमत पर डराना नहीं चाहता था। विराट सिर्फ उनकी हेल्थ को लेकर परेशान था और वो चाहता था कि वो दोनों बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ऋषि ने एक नजर विराट की तरफ डाली और फिर वो काया के पास चला गया। ऋषि ने धीरे से काया के गाल पर लगे घाव को छूते हुए कहा, काया डरो मत, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसकी वजह से तुम्हें डर लगे। मैं और विराट अंकल तो बस मजाक कर रहे थे। हम दोनों भाई है ना, तो भाइयों में इस तरह के मजाक तो चलते ही रहते हैं। ये कहकर ऋषि ने विराट की तरफ देखा। विराट ने जब देखा कि ऋषि ने काया के घाव को छुआ था तो उसने जोर से ऋषि को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ गंदे हो सकते हैं, इससे काया को इंफेक्शन हो जाएगा। तभी ऋषि ने जोर देते हुए कहा, तुम फालतू ही इतना टेंशन ले रहे हो, मेरे हाथ बिल्कुल साफ है। अभी जब मैं अंदर आया था तो केयर टेकर ने मुझसे अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए कहा था और मैंने अपने हाथ सैनिटाइज भी किए थे। ऋषि की बात सुनते ही विराट ने लापरवाही से उसकी तरफ से मुंह घुमा लिया। तभी ऋषि ने आगे कहा, पर तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि तुम्हारे ऐसे चिल्लाने की वजह से काया डर सकती है? ऋषि के चेहरे पे ये कहते हुए बहुत ही अजीब से चालाकी भरे एक्सप्रेशंस थे जो ये दिखा रहे थे कि ऋषि इस सिचुएशन में भी अपना फायदा सोचकर काया को विराट के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। विराट ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, जोर से बोलने से डर जाएंगे? सामने बैठे भूत को देखकर तो डरे नहीं और मेरी आवाज से डर जाएंगे? इस जन्म में तो मैं इन दोनों बच्चों को डराने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। विराट ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ लेकिन तुम्हारी नकली मुस्कान जरूर इन दोनों को डरा सकती है। ऋषि ने विराट की बात सुन ली और उसकी तरफ देखते हुए विराट की बात का जवाब दिया, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं बस काया से बात करना चाहता हूँ। उसके बाद ऋषि ने काया की तरफ मुड़ते हुए उससे पूछा, काया बेटा क्या तुमने अपनी चोट पर ऑइंटमेंट लगाया है? तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? पता है तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और बहुत जल्दी ही ठीक भी हो जाओगी। अब तुम बिल्कुल भी मत डरना, सब ठीक है। काया ने कुछ नहीं कहा, उसने बस चुपचाप विराट की तरफ देखा क्योंकि जब विराट ने उन्हें बचाया था तो विराट ने काव्य और काया दोनों को कस के गले लगा लिया था और विराट ने ये भी कहा था कि वो किसी को भी काव्य और काया को चोट नहीं पहुंचाने देगा। काया को लगता था कि ऋषि के कंपैरिजन में विराट अंकल बहुत ज्यादा अच्छे थे और विश्वसनीय भी। काया को विराट ऋषि से भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। विराट के साथ दोनों बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि विराट के रहते उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भले ही ऋषि अंकल उन्हें एडवर्टाइज की शूट के लिए ले गए थे और उन्हें पैसे कमाने में मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी देखा जाए तो विराट ही उन्हें ज्यादा पसंद था। काया को भी अब इस बात का एहसास हो गया था कि वो लोग विराट को कपिल से भी ज्यादा प्यार करने लगे थे और विराट कपिल के कंपैरिजन में उनके ज्यादा नजदीक आ गया था। विराट का साथ काया को अपने घर जैसा महसूस करवाता था। कुछ देर तक जब काया ने ऋषि की बात का जवाब नहीं दिया तो विराट ने काया के बदले जवाब देते हुए कहा, तुम देख नहीं रहे हो कि काया तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए अब तुम उसे अकेला छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम काफी सक्सेसफुल हो जाओ और रॉय ग्रुप के साथ कंपटीशन कर पाओ तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। विराट को काया का ये बिहेवियर काफी अच्छा लगा था। उसे लगा कि काया को लोगों के सामने एक्टिंग करना काफी अच्छे से आ गया था। काया ने विराट और ऋषि की तरफ देखते हुए कहा, विराट अंकल आप लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हो? प्लीज लड़ो मत, आप लोगों की आवाज से काव्य को डिस्टर्ब होगा। काया को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, इसीलिए वो ऋषि और विराट दोनों को ही लड़ने के लिए मना कर रही थी। तभी विराट जल्दी से आगे बढ़कर काया के बेड पर आकर बैठ गया और अपनी गोद में लेकर काया का सर सहलाते हुए बोला, नहीं बेटा सब ठीक है, ऋषि अंकल और मैं झगड़ा नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। विराट नहीं चाहता था कि काया को पता चले कि वास्तव में वहाँ क्या हो रहा था। ऋषि ने भी विराट की बात सुनकर उसे हैरानी से देखा। ऋषि को बिल्कुल भी नहीं पता था कि विराट इन सब चीजों को संभालने में भी इतना अच्छा हो सकता था। ऋषि ने कभी भी विराट के इस रूप की सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसे अचानक से ठसका लग गया और ऋषि जोर से खांसने लगा। विराट काया के सामने ऋषि को इग्नोर करके उसके सामने एक गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहता था, इसलिए विराट ने जल्दी से काया को अपनी गोद से उतारा और पानी की एक बोतल ऋषि को दे दी। ऋषि ने जल्दी से उसमें से पानी पिया और अपने सीने को सहलाया। जल्दी ही ऋषि की खांसी रुक गई। उसने विराट की तरफ थम्स अप का इशारा करके विराट की तारीफ करते हुए कहा, देखा काया हम दोनों लड़ नहीं रहे थे, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, तो बस एक दूसरे की टांग खींच रहे थे।
कोई भी अगर देखता तो ये कह सकता था कि ऋषि और विराट दोनों झगड़ रहे थे, लेकिन विराट ने कहा कि वो मजाक कर रहे थे। क्या सच में वो दोनों मजाक ही कर रहे होंगे? इस बात ने काया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सच में वहाँ वो कह रहा था। काया इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस चिंता कर सकती थी कि ऐसा ना हो। अचानक काया को कुछ याद आया। उसने ऋषि से पूछा, ऋषि अंकल, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि काव्य और मुझे थोड़े दिन के लिए रेस्ट करना होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों थोड़े दिन तक कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। इससे हमारी शूटिंग का तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? काया को ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। वो सच में पैसे कमाना चाहती थी और अपनी मम्मा की हेल्प करना चाहती थी। ऋषि ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम अभी ना सही अगले वीक शूट कर लेंगे, तब तक तो तुम दोनों ठीक हो जाओगे ना। तब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रिंसेस की तरह तैयार करूंगा, ठीक है ना? ऋषि की बात सुनते ही काया मुस्कुरा दी। काया इतनी ज्यादा क्यूट थी कि उसे एक पल भी आराम नहीं था। वो ऐसे ही किसी का भी दिल पिघला सकती थी। काया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए ऋषि से कहा, थैंक यू ऋषि अंकल, थैंक यू वेरी मच। काया थोड़ी एनर्जेटिक थी। वो अभी भी उसके साथ जो हुआ था उस सब में से उबर नहीं पाई थी, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा पोलाइट थी। ये उसके बिहेवियर से साफ देखा जा सकता था। कियारा ने उन दोनों को काफी अच्छे से पाला पोसा था। दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा पोलाइट और अच्छे व्यवहार वाले थे। विराट ने काया का बिहेवियर देखा तो उसने ऋषि से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, इस वक्त काव्य और काया दोनों ही काफी डरे हुए हैं। मुझे लगता है उनके लिए आराम करना ही अच्छा रहेगा, इसलिए अब तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। विराट को दोनों बच्चों की बहुत चिंता थी, और ये तो इस बात को देखते ही पता चल गया था कि वो खुद से काव्य और काया की देखभाल कर रहा था। विराट की बात सुनते ही ऋषि ने मुस्कुराते पूछा, तो फिर हम इस एड शूट को एक और वीक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं? ये तो ठीक रहेगा, है ना? ऋषि की बात सुनते ही विराट ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो ऋषि ने आगे कहा, एक बात बताओ, तुम उनके पिता नहीं हो, फिर भी तुम्हें इन दोनों की इनकी माँ कियारा से भी ज्यादा चिंता है। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि? ऋषि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विराट ने ऋषि को घूरते हुए देखा और अपनी नजरें ऋषि के ऊपर ही गड़ा दी और सख्त आवाज में कहा, क्या तुम इस वक्त मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? ऋषि ने जल्दी से कहा, नहीं तो मैं मजाक क्यों करूंगा, बल्कि मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। और सच्चाई ये है कि कोई भी तुम्हारी इनके लिए केयर देकर बता सकता है कि तुम्हारा इनके साथ कोई खास रिश्ता है। विराट ने ऋषि की इस बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और कहा, मैं इस बीच इन लोगों को मूव करने जा रहा हूँ। मूव? ऋषि ने हैरानी से कहा। ये सुनते ही ऋषि का दिल तेजी से धड़कने लगा था। कुछ दिन पहले ही तो ऋषि ने कपिल और टीना के साथ अपने रिलेशन का यूज करते हुए कियारा को अपना घर रहने के लिए देने की बात की थी। वो इस बात का इस्तेमाल विराट को गुस्सा दिलाने के लिए करना चाहता था। विराट की बात सुनते ही ऋषि ने मन ही मन सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट को मेरी सारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया हो? इतना सोचते हुए ऋषि जाकर काया के बेड के पास बैठ गया और काया को देखकर मुस्कुराते हुए उसका सिर सहला के पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? काया को ऋषि का सवाल समझ में नहीं आया। इससे पहले कि काया उसके सवाल पर कुछ और रिएक्ट कर पाती, विराट ने जवाब दिया, इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। फिर विराट ने काया की तरफ देखते हुए कहा, काया बेटा, आप रेस्ट करो, काव्य तो अब रात को ही उठेगा, उसे ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है ना, आप भी थोड़ी देर आराम कर लो। विराट की बात सुनते ही काया चुपचाप लेट गई और विराट को वहां देखकर उसने अपने भाई की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। वो जानती थी कि जब तक विराट वहां था उन्हें किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। काया बहुत ही प्यारी और सबकी बात मानने वाली बच्ची थी, लेकिन फिर भी सोने से पहले उसने एक करवट लेकर एक नजर काव्य की तरफ देखा। काया काव्य को बहुत ही उत्सुकता से देख रही थी, इसलिए विराट ने भी काया को काव्य की तरफ करवट लेकर लेटे रहने दिया। विराट ने अपनी आवाज काफी धीमी कर दी और ऋषि को धमकी देते हुए कहा, तुम कियारा पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, बस तुम्हारा टाइम और एफर्ट्स ही वेस्ट होंगे। ऋषि ने बाकी सभी बातों के बारे में सोचा और विराट की बातों को सीरियसली नहीं लिया। ऋषि ने देखा कि काव्य अब सीधे रात को ही उठने वाला था। उसी बीच उसके उठने के चांसेस नहीं थे, तो ऋषि ने जाकर कियारा से मिलने के लिए सोचा और फिर विराट से कहा, मैं एक बार कियारा से मिलना चाहता हूँ, तुम अपने बॉडीगार्ड से कहो कि वो मुझे कियारा से मिलने के लिए उसके रूम में जाने दे। क्या विराट ऋषि को कियारा से मिलने देगा? ऋषि कियारा से क्यों मिलना चाहता था? कहीं ऋषि फिर से कियारा को अपने घर रहने के लिए तो नहीं बुलाने वाला? विराट ने कियारा की सिक्योरिटी के लिए